Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine. So in our last video हमने जो डिफरेंट processes थे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया था. आई होप आपने अभी तक वो वीडियोस देख लिए होंगे. एंड अब हम आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि हम इतनी मेहनत करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, अपने लिए डिज़ायरेबल पीस ऑफ डीएनए जो है, डिज़ायरेबल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए लेके अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ह्यूमंस यही चीज़ें तो करने की कोशिश कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से. लेकिन जिन चीज़ों को हम बना रहे हैं इतनी मेहनत से, क्या हम ऐसा चाहते हैं कि उन चीज़ों को हम स्मॉल क्वांटिटी में प्रिपेयर करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो भी हम डिज़ायरेबल चीज़ें बना रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं. ह्यूमंस चूँकि आवर जो पॉपुलेशन है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करता जा रहा है, तो जो कुछ भी हम डिज़ायरेबल चीज़ें इतनी साइंटिफिक प्रैक्टिसेस करके बनाएंगे, ऑफ कोर्स वी वांट कि उन चीज़ों को हम क्या करें, ज़्यादा अमाउंट में बनाएं. तो इसीलिए इन मेथड्स को हम लार्ज स्केल पे करते हैं. देखिए क्या क्या बातें हैं, उन्हीं सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देखिए, इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जितने भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने पढ़े हैं, ठीक है, जो अल्टीमेट एम है वो क्या है? एम क्या है हमारा? एम है कि हम प्रोड्यूस करें डिज़ायरेबल प्रोटीन. हम क्या कर रहे हैं, डीएनए डिज़ायरेबल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसके अंदर हमारा क्या है, डिज़ायरेबल जीन फ्रेगमेंट है. अब इस डीएनए से आरएनए बनेगा. आपने पढ़ा होगा डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, और फिर इस आरएनए से प्रोटीन बनेगा. आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आपने पढ़ा होगा. तो अल्टीमेटली ये जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा तो ये प्रोटीन बनाएगा. वही डिज़ायरेबल प्रोटीन जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जो हम चाहते हैं, द डिज़ायरेबल प्रोटीन विच वी ऑल रिक्वायर. ठीक है, तो ये जो डिज़ायरेबल प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, इसी को तो प्रोड्यूस करने का हमारा एम है. आवर एम इज़ टू व्हाट, आवर एम इज़ जस्ट टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. ठीक है, जो भी प्रोटीन का फॉर्मेशन हम करना चाहते हैं डिज़ायरेबल प्रोटीन का, वही बनाना है हमें. दैट इज़ द अल्टीमेट एम. हेंस देयर इज नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू बी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस. तो हमारा डिज़ायरेबल प्रोटीन बनेगा कब, जब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसके अंदर हमारा डिज़ायरेबल जीन फ्रेगमेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. तभी तो क्या होगा, आपका ये प्रोटीन बन पाएगा. ओके, after having cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of target protein, one has to consider having a large scale, one has to consider it on large scale. क्या बोल रहा है कि मान लीजिए हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा के वो डीएनए बना दिया जिसकी हमें आवश्यकता थी. ठीक है, अब उससे हमें अपना टारगेट प्रोटीन बनाना है, हमें अपने टारगेट प्रोटीन को एक्सप्रेस कराना पड़ेगा, ये सारा सेंट्रल डोगमा फॉलो करके. ठीक है, और उसके बाद हमको उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा लार्ज स्केल पे. यही एम है हमारा. द कल्चर में बी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन. जो कल्चर है उससे हम अपना, जो भी हम इन विट्रो कर रहे थे उससे हम अपना डिज़ायर्ड प्रोटीन बना सकते हैं. उसके बाद हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके. प्योरीफिकेशन टेक्निक, जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, उसका अलग लेक्चर आएगा सेपरेट, आप उसको वहाँ देख लीजिएगा. ठीक है, तो फिर हम उसको प्योरीफाई करेंगे और उसके बाद जो सेल्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. इसके बाद प्योरीफाई करने के बाद हम उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं. लेकिन इसके दो तरीके हैं. पहला ये है कि सेल जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कंटिन्यूअस कल्चर में, या तो हम जो इन विट्रो कर रहे हैं वहीं से उसको प्योरीफाई कर ले. लेकिन बात ये है कि इन विट्रो में हम कितना ही प्रोड्यूस कर लेंगे, इन लैब हम थोड़ा बहुत प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो हमें बल्क में नहीं मिलेगा हमारा प्रोटीन जो हमें चाहिए. तो इसलिए अगर हम उसको बल्क में प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो क्या तरीका है कि हम कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम को फॉलो करें. ठीक है, कंटिन्यूअस कल्चर करें उस पर्टिकुलर प्रोटीन का जो कि हमारा डिज़ायर्ड प्रोटीन है. ठीक है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऐसा वो लेंगे, कल्चर लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे,
एक तरफ से अपने रिएक्टेंट डालते रहेंगे और दूसरे तरफ से हमारा डिजायर्ड प्रोटीन जो है वो हमें बनता रहेगा। इनलेट आप देते जाएंगे, आउटलेट में आपको अपना डिजायर्ड प्रोटीन जो है वो मिलता जाएगा। इस तरीके के कल्चर को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कल्चर। ये कल्चर कभी स्टॉप नहीं होता है, हमेशा आपको इनलेट में चीज़ें देनी पड़ती हैं और हमेशा आपको आउटलेट में डिजायर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यूअस कल्चर टेक्निक का यूज़ करके सेल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद जो फ्रेशली फॉर्म्ड हमारा डिजायर्ड मीडियम आएगा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कंटिन्यूअस कल्चर के लिए एक चीज़ करनी ज़रूरी है। लेट्स से हम बैक्टीरिया का कंटिन्यूअस कल्चर कर रहे हैं और बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर कोई ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने डाल रखा है जिसमें हमारा डिजायर्ड प्रोटीन है। तो जब हम बैक्टीरिया का कंटिन्यूअस कल्चर करेंगे तो क्या होगा, वो कंटिन्यूअसली उस डिजायर्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो हमें बैक्टीरिया को सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेज में रखना पड़ेगा, जिसको हम लॉग स्टेज या एक्सपोनेंशियल स्टेज बोलते हैं। ये वो स्टेज होता है जिस समय बैक्टीरियल सेल डिवीज़न क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सेल डिवीज़न होगा उतने ज़्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे, जितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे उतना ही उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने डाला है वो रेप्लिकेट होगा और जब जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वैसे ही वो क्या करेगा, वैसे वो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसलिए हम कंटिन्यूअस कल्चर करके क्या कर सकते हैं, बल्क में लार्जर स्केल पे अपनी चीज़ों को फॉर्म कर सकते हैं। अब अगर हमें लार्जर स्केल पे चीज़ों को फॉर्म करना है, कंटिन्यूअस कल्चर करना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बायोरिएक्टर्स की। ठीक है, बायोरिएक्टर्स जो है वो होता क्या है, वो जो है एक वेसल है जिसके अंदर आप अपना रॉ मटेरियल डालते हैं। ठीक है, और फिर उस रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बायोलॉजिकली उसको कन्वर्ट कर देते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट में या स्पेसिफिक एंजाइम के अंदर। ठीक है, जैसे कि हम माइक्रोबियल प्लांट का इस्तेमाल करेंगे, एनिमल सेल का इस्तेमाल करेंगे, ह्यूमन सेल का इस्तेमाल करेंगे और इन सब से जो एंजाइम्स या जो प्रोटीन्स बन रही हैं उसको हम फॉर्म करेंगे लार्ज स्केल पे। उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बायोरिएक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशन। बायोरिएक्टर के साथ फ़ायदा ये है कि जो आपका बायोरिएक्टर है वो क्या कर सकता है, ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड कर सकता है। किस चीज़ के लिए, हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए जो ऑप्टिमम कंडीशन है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ऑप्टिमम सॉल्ट और विटामिन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ये सब कुछ आप किसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सब कुछ आप बायोरिएक्टर के अंदर ये सारा कंडीशन, ऑप्टिमम टीएच, पीएच, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट और विटामिन और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रोवाइड करके आप कंटिन्यूअसली क्या कर सकते हैं, कल्चर करके बहुत सारा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तो इसके लिए बायोरिएक्टर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें क्या करना है, बल्क में हमारे डिज़ायरेबल प्रोटीन्स को बनाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं कि बायोरिएक्टर क्या है, कितने टाइप का होता है और कैसी चीज़ें हैं। देखिए, बात करते हैं बायोरिएक्टर की। अगर हम बायोरिएक्टर की बात करें तो बायोरिएक्टर जो है वो यूज़ किया जाता है टू यील्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी। जो हमारा फॉरेन जीन है, जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो प्रोडक्ट बनाया है, फॉरेन जीन प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये आपका एक बायोरिएक्टर है। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्टेंट डाल के और उसके अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म डाल के उनसे आप एंजाइम्स वगैरह का प्रोडक्शन या अपने डिज़ायरेबल प्रोटीन्स वगैरह का प्रोडक्शन करा सकते हैं। ठीक है, देखिए और डिटेल में जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ये दो तरीके के बायोरिएक्टर्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये जो पहला वाला बायोरिएक्टर है ये सिंपल बायोरिएक्टर है, दिस इज अ सिंपल बायोरिएक्टर। इसको हम बोलते हैं स्टील टैंक बायोरिएक्टर। क्या बोला जाता है, स्टील टैंक बायोरिएक्टर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर लगा है, इसको हम स्टीरर बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस क्या करता है, घूमता रहता है, जिसकी वजह से आपका जो रिएक्शन बायोरिएक्टर के अंदर हो रहा है उसको होने में हेल्प मिलती है। उसमें टेम्परेचर, पीएच एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह जो है वो मिलती रहती है। तो इट इज़ अ स्टीर्ड बायोरिएक्टर, याद रखेंगे। यहाँ देखिए, एसिड या बेस के लिए
आपके एसिड या बेस के एडिशन के लिए, ताकि आपका पीएच कंट्रोल रहे, उसके लिए एक इनलेट दिया हुआ है। इसके बाद स्टेरिलाइजेशन के लिए, अब हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट्स हम फॉर्म कर रहे हैं उसमें मैंने बहुत शुरू में आपको बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेरिलाइज मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि आपका जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इस बायोरिएक्टर के अंदर वो ख़राब ना हो जाए। इसके लिए हम स्टीम देंगे ताकि आपका जो पूरा का पूरा अपैरेटस है वो स्टेरिलाइज रहे और आप जो भी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट चाहते हैं सिर्फ वही बने, अननेसेसरी चीज़ें ना फॉर्म हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए मोटर लगा हुआ है ताकि ये जो हमारा स्टीरर है इसको हम कंटिन्यूअसली क्या कर सके, रोटेट कर सके। यहाँ फोम ब्रेकर है कि अगर इसके अंदर कोई फोम बनता है तो उसको क्या कर सके, हम ब्रेक कर सके। इम्पेलर्स लगे हैं, कल्चर ब्रॉथ लगा है और यहाँ से स्टेराइल एयर आप यहाँ से दे सकते हैं या यहाँ से आउटलेट भी हो सकता है। फाइन, यहाँ से चीज़ें आप इनलेट में डालेंगे और यहाँ से चीज़ें आपकी जो है वो बन के बाहर निकलेंगी फाइनली। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये एक और डिफरेंट तरीके का आपका बायोरिएक्टर है जिसको हम बोलते हैं स्पार्ज्ड स्ट्री टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, जिसके थ्रू स्टेराइल एयर बबल जो है वो दिए जाते हैं। फाइन, ताकि हम स्टेरिलिटी प्रोवाइड कर सकें। यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा टैंक है, ये जो पूरा स्क्वायर शेप में दिख रहा है ये आपका टैंक है विच इज़ द बायोरिएक्टर। इसके अंदर आपने क्या किया है, बहुत सारा स्टेरिलाइज गैस बबल जो है अंदर से भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा टैंक जो है गैस बबल की मदद से स्टेरिलाइज रहेगा और इसके अंदर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ईजिली फॉर्म होते रहेंगे। थोड़ा और डिटेल जानते हैं बायोरिएक्टर के बारे में। देखिए, लेट अस मूव नेक्स्ट चीज़ों के बारे में देखते हैं हम, विच इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, वो अपना नेक्स्ट बायोरिएक्टर के बारे में। व्हाट हैपन्स, वेट गाइस, प्रोबेबली कभी कभी हैंग होता है सिस्टम। ओके, देखिए अगर हम स्टील टैंक बायोरिएक्टर की बात करें, जो कि ये डायग्राम है जो कि मैंने आपको दिखाया था, तो ये यूजुअली कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है और इसका बेस कैसा होता है, कर्व होता है। आप देख रहे हैं सिलिंड्रिकल शेप का है और इसका बेस कैसा है, कर्व बेस है। ठीक है, इट इज़ हैविंग अ कर्व बेस। क्यों बेस को कर्व क्यों रखना है, अगर बेस कर्व नहीं होगा, लेट्स से कोई स्पेसिफिक शेप का होगा, तो पॉसिबिलिटी है ना कि यहाँ आके आपके जो रिएक्टेंट हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो इसलिए इसके शेप को हमने क्या करना है, कर्व बेस रखना है टू फैसिलिटेट मिक्सिंग द रिएक्टर कंटेंट, ताकि रिएक्टर के अंदर, बायोरिएक्टर के अंदर हम जो कुछ भी अपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट डाल रहे हैं वो सब अच्छी तरीके से मिक्स होते रहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, बेस को कर्व्ड रखेंगे। जो स्टीरर इसके अंदर लगा हुआ है, देखिए ये जो है ये आपका स्टीरर है पूरा का पूरा। स्टीरर क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। सारे के सारे जो रिएक्टेंट हम इसके अंदर डालेंगे उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना और इसके अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बनाए रखने का काम किसका है, स्टीरर का है, जो कि इसके अंदर लगा हुआ है। वो कंटिन्यूस स्टीर करता रहता है इस मोटर की मदद से और आपके टैंक के अंदर कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई जाती रहती है, जिसकी मदद से जो भी माइक्रोब्स इसके अंदर डेवलप हैं और वो अपना काम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करने का, हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। तो कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी कहाँ से, स्टीरर की मदद से मिलेगी पूरे के पूरे बायोरिएक्टर में। ठीक है, अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। इसके अलावा रिएक्टर के अंदर हम बहुत सारे एयर बबल्स भी क्या करते हैं, स्टेराइल एयर इधर से देते हैं ताकि एयर बबल्स जो है फॉर्म होते रहे और कंटिन्यूस मिक्सिंग जो है वो होती रहे। अगर आप देखेंगे फिगर को अच्छे तरीके से तो आपको पता चलेगा कि आपको बायोरिएक्टर के अंदर एक एजिटेटर सिस्टम है, जो कि ये देखिए ये पूरा का पूरा जो फोम ब्रेकर है, फ्लैट बेड है, कल्चर ब्रॉथ है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एजिटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बढ़िया से मिक्सिंग हो रही है और आपके माइक्रोब्स को भी एयर सप्लाई मिल रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है, जिसकी वजह से वो बेटर काम कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम अलग से भी लगाया जाता है, जो कि क्या करता है, फोम कितना फॉर्म होगा उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर बायोरिएक्टर के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी लगा होता है। ओके, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी लगा होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम भी लगा होता है। यहाँ है आपका पीएच कंट्रोल सिस्टम। ओके, और इसके बाद एक सैम्पलिंग पोर्ट होता है जिससे आप सैंपल को ऐड करते हैं छोटी छोटी क्वांटिटी में और उसके बाद आप पीरियोडिकली नीचे से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इधर एक इनलेट होगा, इनलेट इधर बनाया नहीं है, अब मान लीजिए इधर एक इनलेट होगा जिधर से आप सबस्ट्रेट क्या करेंगे, डालेंगे
और इसके अंदर सारा रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इधर से आउटलेट के मीडियम से निकलता रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूसली इनलेट में चीज़ें डालते रहिए, कंटिन्यूसली आउटलेट से चीज़ें जो है वो निकलती रहेंगी। ये जो पूरा बायोरिएक्टर है कंटिन्यूस काम करता रहता है, इसीलिए इसको हम कंटिन्यूस कल्चर भी बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल हम करते हैं किस चीज़ के लिए, ज़्यादा अमाउंट में आपके मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना, ओके फाइन, समझ आ गई बातें। तो इतनी ही बातें हैं आपके बायोरिएक्टर के बारे में। आई थिंक ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे एंड आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट चीज़ हमारी रह गई है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, कि ये जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं उस प्रोडक्ट का आगे क्या करेंगे, उसकी पैकिंग कैसे होगी, उसका प्योरिफिकेशन कैसे होगा, उसमें और कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।